प्रिय प्रशिक्षुओं, ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज हम बीएड प्रथम वर्ष के प्रशिक्षुओं को जो है अधिगम और विकास का मनोविज्ञान अधिगम और विकास का मनोविज्ञान तो हमारा जो विषय है आज का, जो ऑनलाइन में आपको जो है बताएंगे जिस विषय में, वह हमारा विषय है अधिगम और विकास का मनोविज्ञान। ये आपका जो है वह सिद्धांत का पेपर है, जिसमें हम आपको जो है बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक बता रहे थे, व्यक्तित्व बता रहे थे। तो व्यक्तित्व के विषय में आप जो है उसके अर्थ को जाने, उसकी परिभाषा को जाने, उसके साथ साथ जो है व्यक्तित्व के प्रकारों को जाने, उसके पहलुओं को जाने, व्यक्तित्व कितने भागों में डिवाइड किया गया है इसको आप जाने। तो आज से पहले का जो वीडियो हम आपको प्रोवाइड करवाए थे, उस वीडियो में हम आपको बताए थे व्यक्तित्व का मापन। आप में काफी उत्सुकता रही होगी कि अगर हमारे सामने जो है कोई व्यक्ति आ जाता है तो हम उसके व्यक्तित्व का कैसे निर्धारण करें कि इसका व्यक्तित्व किस प्रकार का है। ठीक है, उसके लिए हम आपको जो है व्यक्तित्व के प्रकारों में बताया जो है कि वो किस प्रकार के लक्षण किस व्यक्ति में होते हैं, तो उस प्रकार का व्यक्तित्व उसका कहलाता है। तो जो हमारा व्यक्तित्व का मापन है, जो व्यक्तित्व मापने के लाभ क्या है, तो उसमें हम आपको 4 लाभ बताए थे। उन 4 लाभों में पहला एक बार हम आपको फिर से बता देते हैं। उससे जो है व्यक्तित्व के विकास से संबंधित कोई अगर उसको समस्या होती है तो उसका समाधान किया जा सकता है, पहला लाभ हो जाता है। दूसरा जो है व्यक्ति को अपनी कठिनाइयों का निवारण करने के उपाय उसको बताए जा सकते हैं। उसकी जो कठिनाइयां हैं, जो उसकी समस्याएं हैं, जो समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, उसको निवारण करने का उपाय उसको बताया जाता है। उसके बाद जो है तीसरा जो हमारा लाभ होता है, व्यक्तिगत रूप से सामंजस्य स्थापित करने में सहायता दी जाती है। यही सब सारी चीजें हैं जो व्यक्ति के व्यक्तित्व को जो है वो प्रभावी बनाता है। ठीक है, चौथा बिंदु जो हमारा है, विभिन्न पदों के लिए जो है उपयुक्त व्यक्तियों का हम चुनाव कर लेते हैं। तो ये जो 4 लाभ हमारे हैं व्यक्तित्व का मापन करने से, जो आपको हम बताए थे, अगर एक बार देखना चाहिए तो इसको हम फिर से बता दें, क्योंकि ये आगे आपको तुरंत जो है ये लाभकारी है, जो विधियां बताई जाएंगी। तो देखिए पहला क्या है कि व्यक्तित्व के विकास से संबंधित समस्याओं का समाधान जो किया जा सकता है। दूसरा जो है व्यक्ति को उसकी जो कठिनाइयां होती हैं उसको निवारण करने में जो है उसकी सहायता प्रदान करता है। तीसरा जो होता है व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से सामंजस्य स्थापित करने में सहायता प्रदान करता है। उसके बाद चौथा होता है विभिन्न पदों के लिए जो उपयुक्त व्यक्ति होते हैं उनका जो है कि किस पद के लिए किस प्रकार के व्यक्ति जो है वो कार्य कर सकते हैं, उसको जो है अच्छे ढंग से कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो है उसके लाभ के लिए होती है। इसीलिए जो है हम क्या करते हैं कि निश्चित रूप से व्यक्तित्व का मापन करते हैं। तो लाभप्रद जो हमारे कार्य है वह जो है वो व्यवहारिक प्रदान करने के लिए मनोवैज्ञानिकों ने क्या किया था कि व्यक्तित्व का मापन करने के लिए उन्होंने अनेक विधियों और परीक्षणों की खोज की। ठीक है, ये आपको पिछले हम वीडियो में बता चुके हैं। चूंकि ये आपका जो टॉपिक है वह जो है इससे रिलेटिव है, और जो है जब तक आप किसी कार्यों के लाभों को नहीं जानेंगे तब तक उस कार्य को आप करने में उत्सुक नहीं होंगे, अर्थात आपकी रुचि नहीं होगी। इसीलिए आपको बार बार जो है उनके जो 4 लाभ हैं उन 4 लाभों के बारे में बताया गया। आज हमारा जो मुख्य टॉपिक है कि जो ये व्यक्तित्व मापन होता है, 4 लाभ हमारे हैं, इसका हम कैसे मापन करें, कौन कौन सी विधियां हैं, कौन कौन से परीक्षण हैं जिनके माध्यम से हम जो है क्या कर सकते हैं, व्यक्तित्व को जो है वो माप सकते हैं। ये 4 समस्याएं जो है व्यक्ति की दूर कर सकते हैं, उसके अच्छे व्यक्तित्व का हम निर्माण कर सकते हैं, या कहीं पर जो है उसको समस्या हो रही है उस समस्या का हम समाधान कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं आज हमारा जो मुख्य रूप से टॉपिक है व्यक्तित्व मापन की विधियां। टॉपिक हमारा है व्यक्तित्व मापन की विधियां। बहुत आप
इसको गौर से देखिएगा इस वीडियो को, क्योंकि जो है जो विधियां हैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, ये पूछी भी जाती हैं कि व्यक्तित्व मापन की कौन कौन सी विधियां हैं। तो इसलिए जो है ये टॉपिक आपको जो है अच्छे से जो है पढ़ाया जा रहा है, जिसमें देखिए तो व्यक्तित्व मापन की जो विधियां हैं, तो सामान्यतः अगर हम देखते हैं कि जो व्यक्तित्व का मापन है दूसरे व्यक्ति के प्रभाव, विचार तथा निर्मित धारणाओं पर निर्भर होते हैं। अर्थात किसी के अगर हम व्यक्तित्व को मापना चाहते हैं, किसी के व्यक्तित्व को यदि हम मापना चाहते हैं तो निश्चित रूप से जिस व्यक्ति का हम मापेंगे, अपने सामने वाले व्यक्ति का जिसका हम मापेंगे, उसके क्या है, उसके प्रभाव कितने हैं, उसके विचार क्या है, उसके साथ साथ उसके द्वारा निर्मित धारणाएं क्या है, ये सारी चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। फिर भी मनोवैज्ञानिकों ने अनेक ऐसी विधियों की रचना की है जिसमें जो है व्यक्तित्व के विभिन्न गुणों को मापा जा सकता है। अर्थात ये कह लीजिए किसी भी सामने वाले व्यक्ति का अगर हम व्यक्तित्व मापना चाहते हैं तो निश्चित रूप से उसके जो विचार हैं, उसकी जो धारणाएं हैं, उसके जो प्रभाव हैं, वो सारी चीजें जो है उस मापन जो है वो निर्भर करती है। लेकिन फिर भी मनोवैज्ञानिकों ने इन सब सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए कुछ विधियों को या कुछ परीक्षणों को जो है वो डेवलप किया है, रचना की है, जिसमें जो है हम व्यक्तित्व मापन की जो विधियां देखते हैं वो हमारे 3 विधियां प्रमुख हैं। तो व्यक्तित्व मापन की 3 विधियां, ठीक है। व्यक्तित्व मापन की हमारी जो है वो 3 विधियां हैं। आप ध्यान दीजिएगा, ये 3 विधियां हैं, जिसमें जो हमारी पहली विधि है वह है जो है आत्मनिष्ठ विधि है, सब्जेक्टिव मेथड या सब्जेक्टिव मेथड इसको कहते हैं इंग्लिश में। तो इसमें हम देखें कि ये जो विधि होती है आत्मनिष्ठ जो मेथड होता है, इसमें विधियां जो है व्यक्ति के अनुभव एवं धारणा पर निर्भर होती है। किसपे? अनुभव एवं धारणा पर निर्भर होती है। ठीक है। अनुभव एवं ये आत्मनिष्ठ जो विधियां होती हैं वो अनुभव एवं धारणा पर निर्भर होती हैं। इसमें जो निर्भर होती हैं वो कौन कौन सी इसके अंतर्गत विधियां हैं उसको हम देखते हैं। तो इसमें जो है जीवन इतिहास विधि, जीवन इतिहास विधि। दूसरी जो हमारी पहली जो हमारी विधि है वह जीवन इतिहास विधि है। दूसरी विधि है प्रश्नावली विधि या किसी को जो है सूची विधि भी कहते हैं। कहीं कहीं पर लिखा आपको मिलता है, इसी को हम सूची विधि भी कहते हैं। प्रश्नावली विधि को जो है वो सूची विधि कहते हैं। उसके बाद तीसरी विधि हमारी है वह साक्षात्कार विधि। उसके बाद अगली जो हमारी विधि है वो आत्मकथा लेखन विधि। आत्मकथा लेखन विधि, आत्मकथा लेखन, ये हमारी जो है क्या है वो आत्मनिष्ठ विधि है। पहली विधि हमारी आत्मनिष्ठ है जिसके जो है 4 भाग हैं, जीवन इतिहास विधि, प्रश्नावली विधि या सूची विधि, तीसरी विधि हमारी जो है साक्षात्कार विधि, इसमें चौथी विधि आत्मकथा लेखन विधि। उसके बाद दूसरी जो विधि है हमारी वो कौन सी है? वस्तुनिष्ठ विधि। आइए हम वस्तुनिष्ठ विधि को देखते हैं। वस्तुनिष्ठ विधियां कौन कौन सी हैं? तो दूसरी विधि हमारी जो है वो वस्तुनिष्ठ विधि।
वस्तुनिष्ठ विधि में देखा जाए क्या है, तो वस्तुनिष्ठ विधि में देखा जाए कि बाह्य व्यवहार का अध्ययन करने में वस्तुनिष्ठ विधियों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये क्या है, जो हमारी वस्तुनिष्ठ विधियां हैं वह जो है बाह्य व्यवहार का, मानव का जिसका हम व्यक्तित्व परीक्षण करना चाहते हैं, उसके जो बाहर संसार में जो है जो उसके व्यवहार दिखाई देते हैं उन्हीं का हम इससे परीक्षण कर सकते हैं, उसका मापन कर सकते हैं। तो इसमें कौन कौन सी विधियां हैं, इसमें है नियंत्रित निरीक्षण, नियंत्रित निरीक्षण विधि। ठीक है, दूसरी विधि इसमें हम देखें, पहली विधि हमारी नियंत्रित निरीक्षण विधि, दूसरी जो है समाज मिति विधि, समाज मिति विधि। ठीक, उसके बाद तीसरी इसमें विधि हम देखें तो वह तीसरी हमारी समाज मिति के बाद जो है शारीरिक परीक्षण, शारीरिक परीक्षण। तो देखिए ये जो हमारी तीन विधियां हैं, नियंत्रित निरीक्षण विधि, समाज मिति विधि और शारीरिक परीक्षण विधि, ये जो हमारी विधियां हैं, इन विधियों के माध्यम से हम व्यक्ति के बाह्य व्यवहार का अध्ययन करते हैं। ठीक है, ये वस्तुनिष्ठ विधियों के अंतर्गत हमारी तीन विधियां हैं, जिसमें नियंत्रित निरीक्षण विधि, समाज मिति विधि और शारीरिक परीक्षण विधि। आइए हम तीसरा देखते हैं, प्रक्षेपण विधि। प्रक्षेपण विधि, प्रक्षेपण विधि को देखें क्या है ये भाई हमारी प्रक्षेपण विधि। तो इन विधियों में क्या होता है कि उत्तेजक प्रस्तुत किए जाते हैं। जैसे आप जो है कि आपको झगड़ा करने के लिए, आपको जो है कुछ करने के लिए जो है आपको उत्तेजित किया जाए, अर्थात उत्तेजक के रूप में, स्टिमुलस के रूप में जो है आपको उस आपके सामने कुछ रखा जाए, आप उस उत्तेजना में जो है किस प्रकार का व्यवहार करते हैं। तो यह जो है व्यक्ति अपने अचेतन व्यवहार की अभिव्यक्ति को करता है, अर्थात जब व्यक्ति के सम्मुख जो है कोई उत्तेजक रख दिया जाता है, कोई उत्तेजक उसको उत्तेजित कर दिया जाता है, तो निश्चित रूप से वह व्यक्ति उत्तेजित होकर के जो उसका स्वाभाविक व्यवहार होता है उस व्यवहार में वह परिवर्तन कर लेता है। उसके पश्चात वह अपने व्यवहार का पश्चाताप भी करता है, लेकिन उस समय वह नहीं समझ पाता है कि जो उसके सम्मुख उत्तेजक प्रस्तुत किए गए वह जो है उन उत्तेजकों का अपने आंतरिक भाव से कैसे वह व्यवस्थित करे। इसलिए जो है इस विधि के माध्यम से जो है क्या होता है कि अगर इस विधि से हमको परीक्षण करना होता है तो निश्चित रूप से सबसे पहले व्यक्ति के सम्मुख जो है हम एक उत्तेजक प्रस्तुत करते हैं, उसके पश्चात जो है उसके व्यवहार की जो अभिव्यक्ति करता है उसका हम अध्ययन करते हैं। तो इसमें जो है प्रासंगिक अंतर्बोध पहला विधि है हमारी, प्रासंगिक अंतर्बोध, प्रासंगिक अंतर्बोध। दूसरा इसी में हम देखें जो है प्रासंगिक अंतर्बोध, दूसरा जो है बाल संप्रत्यय, बाल संप्रत्यय। ठीक है, उसके बाद तीसरा हम देखते हैं जो है वाक्य पूर्ति, वाक्य पूर्ति। चौथा हमारी जो इसमें विधि है उसमें जो है वह है कि कहानी रचना, कहानी रचना। देखिए इतने जैसे वाक्य पूर्ति आप प्रश्नों में भी आता होगा, जब आप जो पेपर देने के लिए जाते हैं देखते होंगे तो उसमें लिखा था रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, तो वाक्य दे दिया जाता है, उसी में बीच कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनको लिखना होता है। ठीक है, कहानी रचना उस व्यक्ति के माध्यम से उसको जो है एक स्टिमुलस दे दिया जाता है और उसको कहा जाता है कि जो है वो कहानी लिखे। ठीक, उसके बाद जो है बाल संप्रत्यय, बालकों का इससे जो है तात्पर्य होता है, प्रासंगिक जो हमारा अंतर्बोध होता है। तो इस प्रकार से हमारी जो ये चार विधियां जो है वो प्रक्षेपण विधियों में आती हैं। तो मापन हम जो है प्रमुख मापन विधियों का प्रयोग जो वर्तमान समय में कर रहे हैं, है ना, उन विधियों को हम देखें कि वर्तमान समय में जो विधियां हमारी जो है प्रचलन में है उनको हम देखते हैं।
तो प्रमुख मापन विधियों का प्रयोग जो वर्तमान समय में उसको देखे हैं, प्रमुख मापन विधियां जो प्रचलित है, तो इसमें देखिए जो प्रचलित है वो कौन कौन सी विधियां ऐसी हैं जिनको हम वर्तमान समय में भी आज जो है उसकी अच्छाइयों के कारण जो है हम प्रयोग करते चले जा रहे हैं। तो जैसे जो है हमारी है प्रश्नावली विधि। दूसरी जो हमारी विधि है वह जो है जीवन इतिहास विधि। तीसरी अगर विधि हम देखते हैं तो वह है साक्षात्कार विधि। चौथी विधि अगर हम इसमें देखें जो है तो हमारी है क्रिया परीक्षण विधि। उसके बाद देखिए पांचवी जो हमारी विधि है वह जो है परिस्थिति परीक्षण विधि। परिस्थिति परीक्षण विधि। छठवीं विधि अगर हम देखते हैं तो छठवीं विधि है मानदंड मूल्यांकन विधि। सातवीं विधि अगर हम देखें जो है तो सातवीं विधि जो हमारी है वह है व्यक्तित्व परिसूची विधि। व्यक्तित्व परिसूची विधि। उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट विधि है वह जो है प्रक्षेपण विधि। ठीक है, ये हमारी 8 विधियां ऐसी हैं जो कि जो है क्या है कि वह वर्तमान समय में बहुत प्रचलित है। इन विधियों के माध्यम से हम व्यक्तित्व का मापन करते हैं। जैसे जो इसमें पहली विधि है प्रश्नावली विधि, दूसरा जो है जीवन इतिहास विधि, तीसरी हमारी साक्षात्कार विधि, चौथी विधि क्रिया परीक्षण विधि, पांचवी हमारी परिस्थिति परीक्षण विधि, छठवीं मानदंड मूल्यांकन विधि और सातवीं जो है व्यक्तित्व परिसूची विधि और आठवीं जो है हमारी प्रक्षेपण विधि है। इस प्रकार से हमारी इतनी विधियों का प्रयोग हम जो है वर्तमान समय में हम करते हैं। ठीक है, आइए अब हम जो है आज एक एक जो है विधियों को विस्तृत रूप से देखते हैं कि वह हमारी कौन सी विधि में क्या किस प्रकार से जो है वो किया जाता है, उसका क्या मानक है, कैसे हम परीक्षण करते हैं। ठीक है, तो हम देखिए आज हम आपको पहली विधि जो है वो प्रश्नावली विधि के बारे में हम बताते हैं कि प्रश्नावली विधि क्या है। तो प्रश्नावली विधि को देखें। प्रश्नावली विधि का अर्थ हम पहले देखें क्या है। तो प्रश्नावली विधि का अगर अर्थ हम समझें जो है, बहुत ध्यान से देखिए इस विधि को। इस विधि में क्या होता है कि कागज पर छपे हुए कथनों या प्रश्नों के जो है 100 से लेकर के 500 तक प्रश्नों की एक सूची होती है। कितने? 100 से 500 तक। 100 से 500 तक प्रश्न या तो कथन होते हैं कोई, या तो जो है वो प्रश्न होते हैं। उनकी एक सूची होती है। उस सूची में क्या होता है कि उस सूची में जो उत्तर आपको देना होता है उसी के सम्मुख हाँ अथवा नहीं, ये ऐसे उत्तर आपको हाँ या नहीं में देना होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसे जो है क्योंकि ये हाँ या नहीं में ही कागज पर लिख करके देना होता है, इसलिए इसे जो है कागज पेंसिल परीक्षण विधि भी कहते हैं। कागज पेंसिल परीक्षण विधि। ठीक है, कागज पेंसिल परीक्षण विधि प्रश्नावली विधि को एक दूसरे नाम से भी हम जानते हैं। इसमें
100 से 500 प्रश्नों की जो है एक सूची होती है, जो है हाँ या नहीं में उसको उत्तर देना होता है। इसमें या तो प्रश्न होते हैं या तो जो है वह कथन होते हैं, उनका ये करना। थर्स्टन ने जो है क्या किया है, थर्स्टन के बारे में इस देखें कि इस विधि में उन्होंने जो है बताया है, थर्स्टन के अनुसार, थर्स्टन के अनुसार अगर हम देखें तो थर्स्टन के अनुसार यदि हम देखते हैं तो निश्चित रूप से उन्होंने कहा जो अपनी न्यूराटिक प्रश्नावली जो बनाई थी कि उसमें प्रश्न कौन कौन से होने चाहिए, उन प्रश्नों में उन्होंने जो प्रश्न बताया कि ऐसे इस प्रकार के प्रश्न लगभग जो है वो 100 से 500 प्रश्न होने चाहिए। तो 100 से 500 प्रश्न जो है वो जो होंगे, उन प्रश्नों को हमको देखना है कि वह प्रश्न जो है वो कौन से है। तो प्रश्नों को अगर हम देखें तो वह प्रश्न जो हमारे हैं, उन प्रश्नों को अगर हम देखते हैं तो उसमें हम देखें कि कौन कौन से प्रश्न, किस प्रकार के प्रश्न होते हैं, उनको कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। तो प्रश्नों को देखें जो है कि क्या आप लोगों का परिचय कराते हैं, क्या आप लोगों का परिचय कराते हैं। ऐसे प्रश्न आपके सम्मुख रहेंगे और उसके सम्मुख लिखा जाएगा हाँ, आप भी नहीं। ठीक, ये आपका प्रश्न होगा। ऐसे सूची जो है वो 500 से लेकर के 500 तक प्रश्न होंगे। दूसरा प्रश्न होगा, क्या आपकी भावना को आसानी से ठेस लगती है ना? क्या आपकी भावना को आसानी से ठेस लगती है। ठीक, तो ऐसे देखिए प्रश्न, इसमें भी क्या होगा, हाँ नहीं। ठीक, उसके बाद दूसरा प्रश्न हम तीसरा प्रश्न देखें, और कौन सा प्रश्न होगा, तीसरे प्रश्न को अगर देखें तो क्या आप लोगों के साथ अधिक समय रहना पसंद करते हैं, क्या आप लोगों के साथ अधिक समय रहना पसंद करते हैं। ठीक, देखिए हाँ या नहीं, इस प्रकार से देखिए प्रश्न जो है इसमें पूछे जाते हैं। ठीक है, ये प्रश्नों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, 100 से 500। ठीक है, इसमें होता है। उसके बाद आगे हम देखते हैं प्रयोग। प्रयोग क्या है भाई, प्रयोग देखिए, तो प्रयोग देखिए जो है इनमें, तो गैरिक के अनुसार हम देखते हैं, गैरिक के अनुसार हम देखते क्या है प्रयोग भाई का। तो देखते हैं कि प्रश्नावली विधि का प्रयोग जो है वो निम्नलिखित 3 कार्यों के लिए किया जाता है। जो प्रश्नावली विधि हमारी है वो 3 कार्यों के लिए किया जाता है, 3 कार्यों के लिए किया जाता है। वो 3 कार्य कौन कौन से हैं जिनके लिए जो है वो प्रयोग किया था, पहले देखिए। पहला कार्य कौन सा है, व्यक्ति की चिंताओं, परेशानियों आदि की क्रमबद्ध सूचना प्राप्त करना। पहला है व्यक्ति की परेशानियों, क्या है, व्यक्ति की परेशानियों, चिंताओं आदि की सूचना प्राप्त करने
पहला कार्य जो है वह है हमारा जो है इसलिए किया जाता है कि व्यक्ति की चिंता क्या है, उसकी परेशानी क्या है, ये जो है उस सारी चीजों को जो है सूचना क्रमबद्ध रूप में, आदि की सूचना यहाँ देखिए क्रमबद्ध प्राप्त करने के लिए, क्रमबद्ध, ठीक है, क्रमबद्ध प्राप्त करने के लिए जो है वो किया जाता है। दूसरा देखिए जो है क्या है कि व्यक्ति के आर्थिक, धार्मिक, सामाजिक विचारों और विश्वासों की जानकारी प्राप्त करने के लिए, व्यक्ति के आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक विचारों एवं विश्वासों की जानकारी प्राप्त करने के लिए। तीसरा, व्यक्ति की कला, संगीत, साहित्य, पुस्तकों, अन्य लोगों, व्यवसायों, खेल कूदों आदि में रुचि का ज्ञान प्रदान करने के लिए। देखिए दूसरा जो हमारा कार्य है किस लिए किया जाता है, उसमें आर्थिक, धार्मिक, सामाजिक, ठीक है, क्या आर्थिक, धार्मिक, सामाजिक विचारों और विश्वासों की जानकारी, विचारों एवं विश्वासों की जानकारी ठीक है। उसके बाद तीसरा हमारा जो है कला, संगीत, साहित्य, कला, संगीत, साहित्य, ठीक है, कला, संगीत, साहित्य, पुस्तकों, अन्य लोगों, ठीक है, पुस्तकों, अन्य लोगों क्या है कि रुचि का ज्ञान प्राप्त करना, कि रुचि का ज्ञान प्राप्त करने के लिए, ठीक है। तो ये तीन जो है कार्यों के लिए जो है इस विधि का जो है हम प्रयोग करते हैं। आइए जो है हम देखते हैं कि इस विधि में जो है जो ये प्रश्नावली विधि है उसके प्रकार कौन से, कितने प्रकार की यह जो है वो प्रश्नावली विधि होती है। तो उस विधि में हम पहले विधि इसमें देखते हैं कि प्रश्नावली विधि को जो है वो मुख्य रूप से जो है वो 4 प्रकार में बांटा गया है। इसके जो है वो 4 प्रकार है। वो 4 प्रकार कौन कौन से हम देखते हैं। पहली हमारी प्रश्नावली है वो बंद प्रश्नावली, बंद प्रश्नावली। दूसरी प्रश्नावली हमारी जो है वह खुली प्रश्नावली, खुली प्रश्नावली। तीसरी हमारी जो प्रश्नावली है वह जो है वो सचित्र प्रश्नावली, सचित्र प्रश्नावली। चौथी जो हमारी प्रश्नावली है वह जो है मिश्रित प्रश्नावली, मिश्रित प्रश्नावली। ये हमारी जो है व्यक्तित्व जो प्रश्नावली विधि है उसके जो है वो 4 प्रकार की प्रश्नावलियां हैं। बंद प्रश्नावली, खुली प्रश्नावली, सचित्र प्रश्नावली और मिश्रित प्रश्नावली। ये चारों प्रश्नावलियों के बारे में नेक्स्ट वीडियो में आपको जो है वह विस्तृत रूप से बताया जाएगा। पढ़ते रहिए।